नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। हाँ जी, दिखाई दे गया। चलिए, परफेक्ट है। हाँ जी, एक मिनट होल्ड करिए बेटा। मनीष जी, हाँ जी साथियों, वही बात है ना कि हो क्या रहा है। ये बात थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल कहने के इसलिए है क्योंकि मैं एक तरफ अपने डेस्कटॉप में खोल रहा हूँ कंटेंट, वो खुल नहीं रहा है। दूसरा लैपटॉप के अंदर कंटेंट खोल रहा हूँ, वो पीडीएफ में नहीं है और वो पीडीएफ ये ले नहीं रहा है। दोनों चीजों में क्या है, मामला उलट गया है। इसलिए अभी मैंने एक पर्सन को बोल करके वो काम करवाया है। कोई बात नहीं, तब तक हम जरूरी बातें कर लेते हैं। मतलब कुछ टेक्निकलिटीज क्लिंच आ जाती हैं, तो ऑनलाइन में ये चीज थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड भी है, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए साथियों, तो आज का जो हमारा टाइटल है वो गवर्नर जनरल्स का रहने वाला है। तब तक वो कंटेंट आए, मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता देता हूँ वहां से संबंधित, और ये भी बता देता हूँ 2 बजे वाली क्लास नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी, तो परेशान ना रहे। जो भी विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान है 2 बजे वाली क्लास को लेके, वो हो जाएगी, लोड मत लीजिए, ठीक है बेटा। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। मेरा कंसर्न है, आज मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूं वो है गवर्नर जनरल्स के बारे में। और गवर्नर जनरल्स की जब हम बात करेंगे आपसे, तो याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल्स तब तक गवर्नर जनरल कहलाए थे जब वो, मेरे प्यारे साथियों, हाँ भाई शैलेश, उन बच्चों को डांट लगाएंगे, लोड मत लीजिए। ध्यान से सुनिए, जब 1857 की क्रांति हो गई थी बच्चों, तो 1857 की क्रांति से पहले पहले गवर्नर जनरल्स कहलाते थे। और उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों 1857 के बाद में ये क्या बन गए थे, वायसराय बन गए थे, है ना। तो वायसराय और गवर्नर जनरल, इन दोनों के बारे में चीज क्या याद रखनी है, मैं आपको कंफर्म करके बता दूं। 1857 से पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन हम लोगों ने आम बोलचाल की भाषा में उन्हें क्या कहना शुरू किया आम बोलचाल की भाषा में, कि वो गवर्नर जनरल ही थे। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो गवर्नर जनरल है। बहुत सारे गवर्नर जनरल बहुत लैंडमार्क रहे। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न उन्हीं से संबंधित पूछ लिया जाता है। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए कांग्रेस किसके दिमाग की उपज कहलाती है। तो उस समय हम लोगों को एक गवर्नर जनरल जिनका नाम है डफरिन, उनका नाम याद आता है कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी गवर्नर जनरल के रूप में, कौन, कांग्रेस। तो ऐसा करके मेरे प्यारे साथियों ये वाली चीज जो है वो पूछ ली जाती है। ठीक ऐसे ही कई बार ये पूछा जाता है कि बताइए
स्वदेशी आंदोलन किसके समय पर हुआ था, या बंगाल विभाजन किसके दिमाग की उपज थी, तो फिर वो लॉर्ड कर्जन। तो ये सब बातें, 1857 की क्रांति किसके दिमाग की उपज थी, तो बोलिए जाता है लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। तो ऐसे करके हमारे लिए जो गवर्नर जनरल्स होते हैं ये परीक्षा उपयोगी बन जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाली चीज बन जाते हैं। और हम ये प्रयास करेंगे कि आज आपको उसी प्रकार के सारे प्रश्न जो कि इस प्रकार की घटनाओं से संबंधित हैं उन्हें आपको पढ़ा दिया जाए। ठीक है बेटा? हाँ जी, तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक बार के लिए बस कंटेंट आ जाए, तब तक अगर आपको कोई भी समस्या हो जिसका आप मुझसे समाधान एक्सपेक्ट करते हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कंटेंट आने का ही वेट कर रहा हूं। जैसे ही वो पीडीएफ में कंटेंट कन्वर्टेड आ जाता है। हाँ जी बताएं। हाँ जी, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं एनटीपीसी का जिसे मेल आया है उसका मतलब है एग्जाम पहले होगा क्या है? एग्जाम पहले होगा या बाद में, ये तो मेल के अंदर कंटेंट क्या लिखा हुआ है उससे पता चलेगा, है ना? 1 बजे वाली क्लास होगी, बिल्कुल होगी। मेरा आशीर्वाद सबके साथ बिल्कुल है ना? एग्जाम की मेल में आया क्या है? मेल आना शुरू हो गया है, उसमें लिखा होगा ना, कंटेंट की भाषा पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई अनूप, बहुत सारा प्यार भैया। हाँ, कीप विजिटिंग मतलब कि हाँ आपका एक्टिवेट हो चुका है एक प्रकार से ईमेल आईडी। आप ये मान के चलिए कि हाँ आप क्यू में हैं, तो मतलब खुशखबरी ही है आपके लिए। तो ये बुराई क्या है इस बात में? ये तो अच्छी बात है। आपका ईमेल जो है वो कंफर्म हो गया है कि हाँ भाई आपके पास मेल आ रहे हैं, है ना? वेट फॉर फर्दर अपडेट, सही बात है। हाँ, और जिनके पास नहीं आए हैं वो जो है वो इंतजार करिए, वो आ ही रहे होंगे। ठीक है? हाँ जी, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्लास लगाइए। बेटा हम लगा तो देंगे, लेकिन वही वाली बात है कि क्लास लगाने के बाद भी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम है ना, उससे हमारा संबंध उतना ही है जितना कि हमारे लिए कोई अनभिज्ञ चीज हो, है ना? तो हम खामखा क्यों खींचे उस चीज को, हम ये चाहते थे। हाँ बिल्कुल सौरभ, बहुत ज्यादा है बेटा ये, इससे ही सारा काम बन जाएगा, आप लोड मत लीजिए। ठीक है? हाँ आ गई है, 1 मिनट बेटा, है ना? थोड़ा सा हैंग होगा, बस मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ उस फाइल को। ठीक है? फाइनली आइए, आइए मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने आज का कंटेंट आ चुका है। पहला ही सवाल आपके सामने है, जल्दी से प्यारा सा सवाल देखें और जल्दी से इसके बारे में सोच करके आंसर दें। जल्दी से सोचना है, लेकिन आंसर सोच करके ही देना है ना? बताइए जल्दी भाई, पढ़िए प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके लिए लाया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और आप जब प्रश्न कर लें तो उसके बाद मुझे थम्स अप कर दिया करिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ भाई आप लोग कर चुके हैं, है ना? ओके, लीजिए, पोल एक्टिवेट कर रखा था मैंने, आंसर भी दे दिया। बताइए, चेक करिए एक बार। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यह सवाल पूछा गया। विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। दोनों में से कोई एक ही तो आंसर सही होगा ना, दोनों आंसर तो सही हो नहीं सकते। ठीक है ना? अगर गवर्नर की बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल नहीं थे, वो प्रथम गवर्नर थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल का पद तो बेंटिक को प्राप्त हुआ है। ठीक है? तो पहली बात तो ये हो गई। तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा गया था, और माना जाता है कि भारत में अंग्रेजी जो वो थी, मतलब अंग्रेजी सरकार थी, उसके स्थायित्व का, यानी कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं उसको, बैठाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे मेरे प्यारे साथियों? संस्थापक जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव ही थे। ठीक है ना? और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो 2 बार भारत के अंदर गवर्नर के पद पर रहे, 1757 से 1760
और दूसरी बार 1765 से 1775 रहे थे, 1765 के बीच में ये रहे थे। ठीक है, तो ये बात आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। बंगाल से, अब ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की जो बेंटिक वाली बात है, इनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऐसे सवाल मेरे प्यारे साथियों पूछे जाएंगे, है ना। तो पहले आपको यह पता हो कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, तो इस प्रकार से आपके सवाल का आंसर निकल के आएगा। तो आपको कालखंड अगर याद होगा तो ही आप आंसर कर पाएंगे, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। ठीक है बेटा, 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो उस समय मतलब होता क्या था, उस समय लोगों के बीच में इस बात का प्रभाव पड़ रहा था कि कौन सी भाषा जो है उसमें पढ़ाई की जाए, और लोगों से कहा जा रहा था कि क्षेत्रीय भाषा के अंदर पढ़ाई का महत्व विकसित किया जाए। तो ऐसा कहते हैं कि इस सभा के अंदर बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल आए थे, जिनका नाम वारेन हेस्टिंग्स था, उनका सहयोग बहुत प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के अंदर। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि कईयों को नहीं पता होता कि द्वैध शासन कहते किसको है ना। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि ऐसा शासन जिसमें कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति विशेष अगर कार्य करे, वो अपने नियत क्षेत्र में कार्य करे, लेकिन जनता को काम दो लोगों से होता हुआ प्रतीत हो। एक मिनट, इसको सरल रूप से समझाते हैं। जैसे अंग्रेज जब यहां आए थे, हाँ जी, मुझे मालूम था कि कोई नॉन नाम ही आप लिखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में या फिर कहीं पर भी काम दो प्रकार के होते हैं, अगर हम जनरली समझें। एक वो काम जो सिविल काम है, सिविल का मतलब बोले तो ऐसे काम जिसके अंतर्गत आप लोग कर चुकाना, या फिर भूमि की पैमाइश करवाना, या फिर खरीद फरोख्त करना, ये सिविल काम कहलाते हैं। और दूसरे कार्य जो होते हैं, मतलब सिविल को इंग्लिश में हम लोग, है ना, मतलब दीवानी है, मतलब पुरानी भाषा में दीवानी कहते हैं, है ना, दीवानी वर्क। दूसरे होते हैं निजामत के कार्य, या फिर जिन्हें ये समझा जाए कि फौजदारी के कार्य होते हैं, जिनमें क्या होता है, अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसकी संज्ञा वहां डालते हुए उस पर केस कर दिया जाता है। कहते हैं कि दुनिया में इस कार्य को अप्लाई करने वाला सर लियोनिस कर्टिस थे, जिन्होंने दो लोगों के माध्यम से शासन करवाया था। इसके बहुत सारे उदाहरण प्राप्त हैं हमें। हमारे सामने जब अंग्रेजों के द्वारा जब 1919 का एक्ट आया था, उस समय पर भी यही प्रयास किया गया था, क्या, कि भारत में द्वैध शासन की स्थापना की जाए, विषयों का बंटवारा कर दिया गया था। तो विषयों का बंटवारा करना वो भी एक द्वैध शासन है, लेकिन शुरुआत जिस व्यक्ति ने की उसका नाम लियोनिस कर्टिस था। ठीक है ना। मेरे प्यारे साथियों, दीवानी और निजामत कार्यों का संपादन करने के लिए द्वैध शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। अरे भाई, 2 बजे वाली क्लास, 2 बजे वाली क्लास बार बार सुन लीजिए, अगले वीक प्रारंभ हो जाएगी मेरे भाई, लोड मत लीजिए, अगले वीक से शुरू हो जाएगी। डन। निम्नलिखित में से बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो थी, इसे किसके द्वारा समाप्त किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। धर्मपाल मिल जाएगी भाई, वो भी मिल जाएगी। और कौन सी वाली नहीं मिल रही है? A4 कौन सी वाली नहीं मिल रही है, ये बताइए। हाँ जी, सब तो डाल ही रहा हूं मैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर ब्रिटेन की संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ब्रिटेन की संसद में जिसके ऊपर महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया था, वो कौन सा वो था, बताइए। कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर ब्रिटेन की संसद के अंदर महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया था, इम्पीचमेंट। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था, है ना, महाअभियोग का मुकदमा चलाया था, लेकिन संसद ने उन्हें सभी प्रकार के दोषों से मुक्त कर दिया था। असल में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसका विरोध कर रहे थे कौन? वारेन हेस्टिंग्स। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर कि भाई आपने हमारे कानून की अवहेलना की है, ऐसी स्थिति में उनके ऊपर ये चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भारत में निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? बहुत ही प्यारा सवाल है, और आपको देख करके भी ये फील हो गया होगा कि हाँ सर, प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। जरा बताइए जरा कि आपको थोड़ा फील गुड हो रहा है?
अरे भैया, पोल टाइमिंग में मैं बोलता रहता हूं, इसलिए लोड मत लीजिए, पोल टाइमिंग से प्रभावित मत होइए। पोल टाइमिंग कम कीजिए, वो मालूम है हमको कि आपको समझ में आ रहा है पोल टाइमिंग है, लेकिन इस दौरान मैं भी बोलता रहता हूं, लोड मत लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इन्हें स्थायी बंदोबस्त की नई राजस्व पद्धति के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट प्रारंभ किया था, और कहा जाता है कि यही व्यक्ति भारतीय सिविल सेवा का जनक भी था। भारतीय सिविल सेना यानी कि जो सिविल सर्विसेज हैं, इनका जनक माना जाता है। और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनका क्या बना हुआ है? मकबरा बना हुआ है। ठीक है ना? हाँ भाई, एक बालक जो है रमेश, डियर कैंडिडेट, बेटा लास्ट में बतियाते हैं आपसे, लोड मत लीजिएगा। बेटा A4 टाइप की पीडीएफ अगले वीक में, इस वीक की भी प्राप्त हो जाएंगी। मैं आपकी इस चीज से, परेशानी से अवगत हूं, और मैं अभी उसके बारे में बात भी करता हूं, अभी जल्दी भी कराने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आप मानेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली के विचारों को प्रस्तुत किया था? कि भाई कौन सा ऐसा अधिनियम था भारत में जिसने ये प्रस्तुत किया था कि भाई हम भी यहाँ पर संसदीय प्रणाली अपनाना चाहते हैं, यानी कि जिसमें विधान परिषद जैसी चीजें स्थापित की गई थी, वो कौन सा एक्ट था? ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी, गवर्नर जनरल आईएएस के इक्वल। बेटा गवर्नर जनरल उस समय का ये समझो माई बाप होता था भारत का, प्रधानमंत्री समझो, गवर्नर जनरल हल्के में मत लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेष अधिकार प्रदान किया था? यानी कि एक्सक्लूसिव राइट टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्राप्त हुआ था, वो कौन सा एक्ट था? क्योंकि इससे पहले यह होता था कि भारत में कोई भी कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए आ सकता था, लेकिन ये केवल और केवल व्यापार जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही किया जाएगा। ये ब्रिटिशर्स के भी अंदर विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, उसके द्वारा जो आधार प्रदान किया गया था, वो बताइए। हाँ जी, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो आंसर दिया है 1773 का एक्ट, बिल्कुल सही है। यहां पर 1773 के एक्ट में इन्हें व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन एक्सक्लूसिव अधिकार यानी एक अधिकार कि आपके अलावा कोई नहीं होगा, ये 1793 में दिया गया था। ठीक है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, मोनोपोलिस्टिक हो गया था, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है, यानी कि नॉमिनेट करता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल फलाने सिंह होंगे? ये कौन से अधिनियम के अंदर लिखा हुआ है, ये पूछा जा रहा है। सत्या टप्पे लगाओगे तो गलत होगा, पढ़ करके लगाओगे तो सही होगा। अब ये आपके ऊपर है ना भाई? मेरे प्यारे साथियों, मद्रास, बंबई और बंगाल प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसियां थी। ठीक है ना? इन तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल बना दिए गए थे, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उनको तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है ना? तो ऐसा कहते हैं कि 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाने के लिए बंगाल के ही अधीन कर दिया गया था, सभी चीजों को। ठीक है ना? कि वो कौन कौन सा राज्य कौन सा कार्य करेगा, ये इसके अंदर दे दिया गया था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कह रही है हमारा रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं? अरे भैया, मैं बोल रहा हूं, एक ही मुंह से पढ़ा भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में कमेंट का रिप्लाई ऑन द स्पॉट नहीं हो पाएगा, थोड़ा माफ करिए इस बालक को। हाँ जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था तो भारत के अंदर, और यदि आपको याद हो तो इस समय एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था किन्हीं 2 महान लोगों के बीच में। महान दूसरा तो नहीं था, एक महान व्यक्ति था। बेटा इस टॉपिक में कंफ्यूजन अगर होता है तो इसका अर्थ यह है कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप इसी में आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल, गांधी इरविन पैक्ट, तो इरविन से आप इस चीज को याद कर सकते हैं। 1930 में ऐसा हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड इरविन थे। और यहाँ पर एक व्यक्ति कह रहे हैं कि सर लॉर्ड मत बोलिए। बेटा लॉर्ड इनको दिया गया एक पद नाम हुआ करता था, है ना? हाँ जी, नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? सहायक संधि का मतलब समझते हैं क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ करता था कि एक प्रकार से आपने अगर मेरे साथ में अपनी संधि कर ली तो कोई भी भविष्य में आप पर अगर अटैक करेगा तो मैं आपके साथ वहां खड़ा हुआ मिलूंगा। मतलब समझिए, कहने का अर्थ यह है
कि अगर लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में आपने समझौता किया है, समझौता क्या किया है, मान लीजिए कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने समझौता कर लिया, इसका अर्थ ये निकाला जाएगा कि अगर पेशवा बाजीराव द्वितीय पर किसी भी अन्य राज्य ने हमला किया तो अंग्रेज की जो सेना है वो उस राज्य से युद्ध लड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में 1802 में ये पहले मराठा थे जिन्होंने स्वीकार किया, इसके बाद भोसले और सिंधिया थे जिन्होंने 1803 में, गायकवाड़ ने 1804 में, होल्डर होलकर मराठा जो थे वो 1805 में, यानी एक प्रकार से पूरे मराठाओं ने 3 साल के अंदर पूरा की पूरा स्थापित कर लिया था, ठीक है ना। हाँ जी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? मैसूर जो कि बाद में कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, आप लोग आज जिसे जानते हैं। हाँ जी बताइए। जी हाँ, ये बहुत प्रमुख युद्ध है। क्यों युद्ध प्रमुख है? क्योंकि ये टीपू सुल्तान वाला युद्ध है, ठीक है ना। तो टीपू सुल्तान जो थे वो इस युद्ध के अंदर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इनके बीच में एक संधि हुई थी जिसे श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? बिल्कुल सही सवाल है। कारण इसलिए महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों क्योंकि कैबिनेट मिशन भारत में जब आया था, देखिए कैबिनेट मिशन को कैबिनेट कहते क्यों है? क्योंकि भाई ये कैबिनेट से ही भेजे गए लोग थे, यानी कि जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उसके सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन? जॉर्ज पथिक, मतलब लॉर्ड पथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्रिप्स मिशन जो था उसी वाले क्रिप्स थे ये, और एवी अलेक्जेंडर। कहते हैं कि क्रिप्स जो थे वो नेहरू जी के मित्र भी हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये यहाँ आए थे और कैबिनेट मिशन ही था जिसने आकर के पहले हमें धमकाया कि देखो मान लो नहीं तो ऐसा ऐसा कर देंगे वगैरह वगैरह, सब डायलॉग बाजी की थी। लेकिन अल्टीमेटली उस समय लॉर्ड वेवल यहाँ हुआ करते थे और कैबिनेट मिशन ही था जिसने अल्टीमेटली क्या किया था, भारत के अंदर मतलब जो वर्तमान परिस्थितियां आपको नजर आती हैं उसकी परमिशन दे दी थी, ठीक है। हाँ जी, आंग्ल नेपाल युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? भाई साहब ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध कंसीडर किया जाएगा। कारण क्या है ना कि वर्तमान में अगर आपको याद हो तो जो सुगौली की संधि आप लोगों ने पढ़ी थी जिसके कारण हमारा काला पानी वाला क्षेत्र नेपाल के साथ में विवादित हुआ था, वो इसी के साथ था। अरे भैया अनुज कुमार, 2 बजे वाली क्लास, 2 बजे वाली क्लास, एक स्टिकर लगा लेना चाहिए हमें कि अगले वीक से 2 बजे वाली क्लास मिल जाएगी। भाई थोड़ा सा हमें भी बख्श दो, गड़बड़ हमसे ये हो गई है कि एक व्यक्ति को हम बीच में छुट्टी पर भेज दिए। अब जल्दीबाजी करोगे तो हम शुरू कर भी देंगे उस काम को, लेकिन खामखा बिगड़ेगा क्या मतलब है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, आंग्ल नेपाल युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ था? अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब किया गया था ये पूछा जा रहा है। कौन था उस समय? लॉर्ड साहब कौन थे? लॉर्ड साहब कई बार बोलते ना, हाँ तुम भैया तुम बहुत बड़े वाले लॉर्ड साहब हो, वो लॉर्ड यही है। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, एलन बरो जब भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे तो उन्होंने चार्ल्स नेपियर के अधीन मतलब सिंध विजय पर प्राप्त करने के लिए सेना भेजी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक तुम फिर आ गए। हाँ जी, निम्न युग्मों में कौन सा एक सही रूप से सुमेलित है? निम्न युग्मों में निम्न में से कौन सा एक सही प्रकार से सुमेलित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करिए। और ये भारत के अंदर एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट तथ्य कंसीडर किया जाता है। पूछा जा रहा है सही सुमेलित कौन सा है। गलत है, ये गलत है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही। सॉरी माय मिस्टेक, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था, सही है। हाँ जी, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड लॉरेंस जो है निष्क्रियता सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के लिए और लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनसांख्यिकी जनगणना करवाई थी? भारत में जनगणना करवाने वाला व्यक्ति कौन था?
बिल्कुल सही है। मतलब नियमित जनगणना करवाने वाला व्यक्ति यही था, है ना, जिसके बाद में हर 10 साल के बाद में करवाई जाना शुरू हुई थी। तो देखिए 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो ने करवाई थी, और फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाई गई थी। जो रिपन वाली है ना, वो फिर हर 10 साल में होने लगी, ठीक है ना। हाँ जी, लॉर्ड मेयो 1872 वाली है और 1881 वाली लॉर्ड रिपन वाली है। तो पहली बार किया गया था मेयो के काल में, और रिपन के कार्यकाल में फिर नियमित रूप से की जानी शुरू हो गई थी, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के किस वायसराय का कार्यकाल सबसे बड़ा कहा जाता है? ब्रिटिश जब शासन काल था, तो उस समय कौन सा वायसराय था जिसे सबसे लंबे समय के लिए माना जाता है कि वो भारत का वायसराय रहा? पटवारी की क्लास लाओना, सोचते हैं गुरु। इनको भैया 2 बार पद पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ था, ठीक है, लगातार बैक टू बैक 2 बार। कुंदन बर्नवाल समझ नहीं आ रहा, मैं स्टेनो का एग्जाम पटना में है और मैं बंगाल में हूं, प्लीज सर क्या करें? पेपर देने जाओ, इसमें इतना सोच क्या रहे हो भाई, नौकरी पहले है, इतना क्या ही लोड ले रहे हो? हाँ भाई, क्या बात है। निशिता कुमार जैना, भैया बहुत सारा प्यार है आप सभी को हमारी तरफ से। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? रैयतवाड़ी का मतलब समझते हैं भाई? अंग्रेजों ने हमसे पैसा छीनने के तरीके निकाले थे, और उन पैसों के बीच में हमारे साथ में एक तरीका निकाला स्थायी बंदोबस्त का, एक तरीका निकाला हमारे साथ में रैयतवाड़ी का, और एक निकाला महलवाड़ी का। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसके अंतर्गत गांव वालों को रैयत कहा जाता था, ठीक है। और दूसरा जो बात कही जा रही है महलवाड़ी, वो गांव को महल कहा जाता था, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था, ये पूछा जा रहा है। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? हाँ जी, कई बार ना आपसे ये प्रश्न और भी तरीके से पूछा जाता है, क्या स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो कई बार जब ये सवाल भी पूछा जाए तो भी आप याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आजादी के बाद भी हमने इन्हीं को अपना गवर्नर जनरल बनाए रखा था 21 जून 1948 तक, ठीक है। तो ये हमारे अंतिम वायसराय भी थे और प्रथम भी थे, भारत के पहले, मतलब वायसराय नहीं, भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाया गया था विलियम बेंटिक को, वो क्या बोलते हैं, बड़ा अल्लाह माउंटबेटन को, ये याद रखिएगा। और जब भारत का पहला पूछा जाए तो भारत का पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक को कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना, 1833 में बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, रिविजन टेक्निक, हाँ भैया लास्ट में बात कर लेंगे, रुकिए। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? कहते हैं कि प्लासी और बक्सर ना हुए होते तो शायद अंग्रेज भारत पर राज ना कर पाते, है ना। तो भैया प्लासी की लड़ाई इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहते हैं कि प्लासी की लड़ाई एक तरह से लड़ी ही नहीं गई थी, धोखा था मात्र, कुछ लोग मरे ही नहीं। हम्म राजपूत, सही कह रहे हो भाई। जी हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, ये प्लासी नामक युद्ध हुआ था नवाब सिराजुद्दौला के मध्य और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? मुर्शिदाबाद से, मतलब बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद से दक्षिण में 22 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर हुआ था, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल डाल देंगे, पीडीएफ डाल देंगे भैया, परेशान ना रहो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? हाँ भाई, एक बार ये तो बता दो कि प्रश्न कैसे लग रहे हैं, मतलब जो प्रश्न है वो आपको लग रहे हैं कि नहीं रिलेवेंट, यानी कि इनसे प्रश्न फंसेंगे कि नहीं, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं। इससे अच्छा प्रश्न और क्या बनाएं भैया, मतलब बहुत ही अच्छे से सारे प्रयास चल रहे हैं, थोड़ा बहुत टेक्निकल क्लिंच हो जाता है कभी कभार। हाँ जी, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के बीच में लड़ा गया था। मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब सूजे हुए थे सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह बेचारे जबरदस्ती लपेट लिए गए शाह आलम जी की, आओ जी आप भी आ जाओ। अब गलती से ऐसा हुआ कि आप किसी के घर गए थे, वहां पर छापा पड़ गया, आप भी जेल चले गए टाइप से हो गया। तो भाई सिंपल सा इनके साथ भी ये हुआ कि जो अवध के नवाब थे, ये अवध के वाले तो सपोर्ट में थे, लेकिन बेचारे जो जबरदस्ती मुगल बादशाह लपेटे में आ गए और बिना कुछ किए ही वो युद्ध में पार्टिसिपेट कर लिए और बैठे बिठाए दिल्ली हार गए। अदरवाइज अंग्रेजों के लिए एक बार दिल्ली पर लड़ाई करना भी एक चांस होता, लेकिन क्या ही किया जाए, समय जब खराब होता है तो ऐसा ही होता है। हाँ जी, आगे बढ़े।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? हाँ भाई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब। कई बार क्या होता है, इस व्यक्ति को इतनी गालियां पड़ती हैं कि इसके काम को याद नहीं किया जाता, लेकिन यूपीएससी जो है वो कई बार इसके बारे में सीधा सवाल पूछ चुकी है। हाँ, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, यही होता है भाई। हाँ, इसको दुर्जन कहते हैं, लेकिन यूपीएससी भाई साहब इसके बारे में सवाल पूछती है कि बताएं इसके बाद मतलब लॉर्ड कर्जन के समय में हुए सुधारवादी कार्यों की गणना करें। तो भैया बहुत सारे कार्य किए थे इस व्यक्ति ने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है उसकी स्थापना इसी ने की थी। डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड कल्चर के अधीन आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम नामक व्यक्ति था जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आप याद कर सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है? फादर ऑफ, अब ये सवाल तो एकदम रिपीटेटिव सवाल हो गया है, लेकिन कार्यकाल कौन सा है और करने वाला कौन है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। ये बालक ये पागल हो गया है। दीपक बालक नामक जो बालक है, स्टेनोग्राफर क्या लिख रहा है अपने पीछे, लेकिन गुरु तुम केवल स्टेनोग्राफी की टाइपिंग जो है ना वो यहां पर करने का प्रयास करते हो, है ना। मुझे लग रहा है कि स्टेनो में टाइपिंग की आवश्यकता पड़ती है और तुम चैट पर ही अभ्यास करते हो इस चीज का। हो सकता है वहां पर आता हो चैटिंग टाइपिंग वगैरह का टेस्ट। तो ये बालक जो है कुछ भी लिख करके बोले चलो भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाए, और खुश नसीबी है कि हमारी हर क्लास में उपस्थित होता है ये बालक, है ना। हाँ जी, अलेक्जेंडर कनिंघम, तो याद रखिएगा, मतलब कार्यकाल जो था वो दूसरे का था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? ये सवाल थोड़ा सा अलग तरीके से पूछना चाहिए था। ये प्रथम की जगह अंतिम होता और वायसराय प्रथम होता, तब जाकर के ये सवाल सही बनता। एक मिनट वाला हूं, क्योंकि इसके जाने के बाद ही तो हुआ था ना। ये प्रथम शब्द गलत लिखा हुआ है। यानी कि ये ऐसा सवाल है, इसकी राइमिंग इस प्रकार से बनाई गई है कि थोड़ा गड़बड़ हो गया ये। अदरवाइज इसको ऐसा बना सकते थे, नहीं मतलब ये दोनों को एक साथ क्लब करके पढ़ो तो थोड़ा सा मीनिंग बनेगा। शायद हमारी टीम जो है वो पढ़ करके सोची कि इस बच्चा जो है इस सवाल को पढ़ेगा कि वही व्यक्ति गवर्नर जनरल और वायसराय रहा हो, वो कौन था, ठीक है ना। हाँ जी, तो इस प्रकार से ये चीज पूछी गई हो सकती है। अदरवाइज ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, प्रथम वायसराय थे, ठीक है। हाँ जी, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हाँ भाई साहब, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ना आप इस प्रकार से समझिएगा, ये दिमाग की उपज थी, यानी कि किया किसी ने और बिल किसी और के ऊपर फटा, ये वाला काम था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के समय 1856 में डलहौजी चले गए थे, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देके चले गए। इनका उबाल जो था, लोग इनके प्रति जो गुस्सा थे वो कैनिंग के टाइम पे फट गए। तो बेचारा कैनिंग जो है वो बेचारा डिमोट हो गया तो वो गवर्नर जनरल से बना के काम चलाया क्या? गवर्नर जनरल से भैया वो काम बना के चलाया वायसराय का। बिल फाड़ा किसी और, काम किसी और ने किया, बिल किसी और को भरना पड़ा, ठीक है। हाँ जी, डलहौजी का काम था ये। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, सती प्रथा के उन्मूलन का श्रेय किस ब्रिटिश गवर्नर को दिया जाता है? सती प्रथा के उन्मूलन का जो श्रेय है, हाँ ये अच्छा सवाल है, लेकिन फिर वही बात है, इस कारण से भी हम लोग नाराज हो गए इनसे कि भैया तुम हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। हालांकि हमारी तरफ से जो बहुत सारे हमारे वो थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, दयानंद सरस्वती जी थे, ये सब लगे हुए थे कि भैया ये एक प्रकार से सती को खटाया जाए, लेकिन ये लोग तो गिनती भर थे ना। जो मेजोरिटेरियम लोग थे वो तो सती को देवी माना करते थे और वो प्रमोट किया करते थे। हाँ जी, हाँ जी, राजा राम मोहन राय, है ना। ये मतलब ये सारे के सारे समाज सुधारक, किसी एक का नाम हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सबका एक ही जैसा मोटिव हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय कैनिंग द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो देखिए गाली कितनी दिखाई हुई इस भाई ने, डिमोट हो गया था लेकिन इसने विश्वविद्यालय भी स्थापित किए थे। एक नहीं था जो स्थापित इसने नहीं किया, बाकी सब ने सब स्थापित किए थे।
और इवन जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है इसको तो बिल्कुल लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनाया गया था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? अच्छा प्रश्न है बहुत, क्योंकि डाक व्यवस्था हो, रेल हो, है ना, टेलीग्राम हो, उस समय भी टेलीग्राम हुआ करता था, असल में ये शब्द वहीं से उठाया गया है। टेलीग्राफ जो था उस समय टेलीग्राम ना होकर टेलीग्राफ हुआ करता था, तो टेलीग्राफ सेवा जो है मतलब उसी से ही टेलीग्राम उठ गया है। डाक प्रणाली की व्यवस्था हो, टेलीग्राफ हो, ये सब डलहौजी के काम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन था? ठगी प्रथा, इसके उन्मूलन के समय कौन था ठग? राधे श्याम जुलारिया पूछ रहे हैं कौन सा बुक अच्छा रहेगा? भाई जहां से पढ़ाई हो जाए तुम्हारी वो सब बुक अच्छी हैं। हाँ जी, भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? सीआरपीसी, आईपीसी, ये किसके कार्यकाल में पारित किए गए थे, ये पूछा जा रहा है। अब तो आप जरूर याद रखेंगे, अब इज्जत बढ़ जाएगी। भाई साहब, मैकाले जरूर 1833 के चार्टर के साथ ही इंडिया चले आए थे, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने जो दंड संहिता बनाई है, मैंने पढ़ाई भी है, 1860 में जाकर के ये तैयार हुई थी, विधि आयोग की स्थापना हुई थी इनके अध्यक्षता में, 1962 में जाकर के इसको अपनाया गया था, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? हाँ जी, इनके द्वारा किए गए कार्यों में कौन सा एक युग्म जो है वो सही रूप से सुमेलित नहीं है, मतलब मैच नहीं किया गया है? बिल्कुल सही मेरे प्यारे साथियों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लिटन ने लगाया, रिपन ने हटाया, ठीक है ना, लिटन और रिपन ये दोनों चीजें इस प्रकार से याद की जा सकती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? वही सवाल वापस घूम करके आ गया है, हालांकि नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन फिर भी बालक गलत करेंगे, तय है। मैंने आंसर अभी हाल बोला है, फिर भी गलत करेंगे। कुछ बालक तो आपस में ही बातचीत करके काम चला ले रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, अभी हाल हमने कहा था, रिपन बोला था, फिर भी गलती कर दी। लिपन लाया, रिपन ने हटाया, ये मैंने बताया था। लिटन रिपन दोनों अभी बोले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? क्लास शुरू हुई थी उस समय भी बोला था, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, डफरिन, फिर भी गलत कर दिया। डफरिन के दिमाग की उपज तो कहलाती है कांग्रेस। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिशर था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कौन सा अधिवेशन था ये? चौथा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की थी। हाँ जी, इलाहाबाद अधिवेशन था, ठीक है, बिल्कुल सही, चौथा अधिवेशन था इलाहाबाद में। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, ये तो शायद ही किसी को पता होगा। हाँ, अरे निखिल भाई, हाँ हाँ, लाते हैं लाते हैं लाते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? विक्टोरिया जी ने इंडिया में अपना केवल लेटर भेजा था।
शाही दरबार लगा था, कहा गया था कि हम समानता लाएंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता लाएंगे, सांस्कृतिक स्वतंत्रता लाएंगे, लेकिन आगे से अब कभी भी स्वतंत्रता संबंधी आंदोलन मत कर देना। 1857 के तुरंत बाद महारानी ने अपना लेटर भेजा था इंडियंस के लिए कि देखो सब कुछ सही हो जाएगा, लोड मत लो, है ना। हाँ जी, आखिरी 3 सवाल। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? अगर कोई बालक इस भी सवाल को नहीं बता पाया है तो समझे कि वो हिस्ट्री से जो है कोई वास्ता कम ही रखता है। जिसने लिटन का लिटमस पत्र बिगाड़ा था, जिसने सब कुछ रीओपन किया था। निम्नलिखित अंग्रेज में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला बालक कौन था? जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? कालिदास की रचना है शकुंतला, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? आखिरी प्रश्न है, जिन्होंने बना लिए बहुत अच्छा किया, जो नहीं बना पाए कोई बात नहीं। अभिज्ञान शकुंतलम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए साथियों, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। आइए लीडर बोर्ड देख लेते हैं। डॉली सिंह नंबर 1 पर रही हैं, अक्की नंबर 2 पर, रवि बाबू नंबर 3, कविता यादव नंबर 4, विक्की भदौरिया 5, राजकुमार, मिथिलेश कुमार, आशीष पाल, उमा कुमारी, तुषार चौहान, ये सभी मेरे विद्यार्थी इस प्रकार से क्रम के अंदर रहे हैं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंटेंट था, बहुत ही प्यारा कंटेंट था। हाँ जी साहब, अब सवाल बनता है, रमेश कुमार लिख रहे हैं, यू हैव अप्लाइड फॉर दिस एंड दिस बिलो दिस द ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया रमेश, ये सब बातें यहाँ लिख का रही हो भैया, हैं? मतलब बताना क्या चाह रहे हो? ब्लॉक करवा दें इसको? फिर परेशान हो जाओगे तुम बेटा, यदि ये चीज भी हम वहीं से ब्लॉक करवा दिए, दुखी हो जाओगे, है कि नहीं? चाह क्या रहे हो ये बताओ, उसी हिसाब से तुम्हारा इलाज किया जाए। ये लेटर लिख के भेज कह रहे हो इस बात का? कट ऑफ है भैया आज के इस पेपर की, 28 से 30 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो बालक सही माना जाएगा। अच्छा, तो आप जिनका भैया मॉडर्न पढ़ा हुआ नहीं है उनको दिक्कत हो सकती है, हम पहले कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, वो जो उसके 40 में से 40 थे वो तो नकल मार के थे, उसकी बात छोड़ दीजिए। 40 में से 40 तो किसी के होते ही नहीं है। वो जो नंबर दिखाते हैं बालक, वो बेचारे नकल करके अपना मन खुश कर लेते हैं, घर वालों को दिखाते हैं कि देखिए हम टॉप कर गए। वो तो टेक्निकल क्लिंच है, वो आसानी से हो जाता है, 2 फोन रख के बैठिएगा तो हो जाएगा। उनको हम भाव ही नहीं देते। ये टॉपर का नाम तो हम इसलिए ले लेते हैं ताकि टॉपर को भी कुछ दिखाने के लिए बचे ना भाई, थोड़ा इंप्रेशन झाड़ना ना होगा उसको। उनके ऊपर बात मत करिए, वो तो ठीक है भाई, उनको थोड़ा बहुत परिवार के साथ भी तो समय बिताना होता है। हाँ जी, मेरे प्यारे साथियों, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 1:05 पे टेस्ट है आप लोगों का। टिल देन टेक केयर।